नमस्कार साथियों। भारतीय इतिहास के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और 1857 क्रांति इस संदर्भ में हमारी चर्चा हो रही थी। पिछली कुछ क्लासें हमने क्रांति के संदर्भ में ली है और हमने क्रांति के अर्थ को, उस समय की परिस्थितियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप को जानने का प्रयास किया। कुछ हमने क्रांति के जो कारण है उन कारणों की चर्चा की, अफवाहों से जुड़ी बातचीत की, क्रांति से जुड़े जो तात्कालिक कारण है जिनके बारे में परीक्षा में सवाल पहले से पूछा गया है उसके बारे में मैंने बातचीत की थी। और उसके बाद में हमने क्रांति को प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, कैसे बहादुर शाह को नेता बनाया गया, बहादुर शाह को नेता क्यों बनाया गया और बहादुर शाह के द्वारा नेता बनने के बाद में दिल्ली में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई, किस प्रकार से वजीर और सेनापतियों की नियुक्ति की गई और अंत में कैनिंग के द्वारा एक विशेष रणनीति बनाकर किस प्रकार से वापस दिल्ली पर अधिकार किया गया और जहां पर बहादुर शाह को गिरफ्तार करके फिर आपके रंगून भेज दिया जाता है, उनके जो पुत्र और पौत्र होते हैं उनकी हत्याएं कर दी जाती है। उस संदर्भ में हमने कई सारी बातें आपकी पिछली क्लास में कर ली। आज की जो हमारी क्लास रहेगी विद्यार्थियों, वो 1857 क्रांति के जो प्रमुख केंद्र हैं, प्रमुख स्तर है, उन पर रहेगी। इस संदर्भ हमने पहले भी बातचीत की थी विद्यार्थियों कि थोड़ी सी क्लास तथ्यात्मक ज्यादा रहेगी, थोड़े से फैक्ट आपके ज्यादा रहेंगे, लेकिन हम फिर भी ऐसे कोशिश पूरी करेंगे कि आपको समझने वाली चीज ज्यादा दे और रटने वाली चीजें कम दे। फैक्ट इतने सारे आएंगे इसमें तो कई बार फैक्ट उबाऊ भी होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक दिवसीय जो एग्जाम होते हैं, जो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें अधिकतर फैक्ट ही पूछे जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं और मेंस तो लिखित होता है, तो वहां तो हमें फैक्ट इतने महत्व को नजर भी नहीं आते। लेकिन फिर भी हम दोनों परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। खूब सारे केंद्र है 1857 क्रांति के, लेकिन सबसे पहले मैं उन सबसे बड़े केंद्र की चर्चा करूंगा जिनसे सवाल अक्सर परीक्षा पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, आने वाले समय पूछने की संभावना बनी रहती है। जैसे अवध के अंदर विद्रोह, जिसकी एनसीईआरटी किताब बड़ी चर्चा करती है कि अवध का विद्रोह इतना व्यापक क्यों हुआ। इसके बाद में कानपुर का विद्रोह, फिर झांसी का विद्रोह, इसके बाद विद्यार्थियों आपके जो जगदीशपुर है वहां पर किस प्रकार से विद्रोह हुआ। तो ये 3-4 स्तर पहले हम लेंगे जो अक्सर आपके परीक्षा पूछ जाता है। एक इलाहाबाद के क्षेत्र के विद्रोह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो जो बड़े क्षेत्र है उन बड़े क्षेत्रों में सबसे पहले लेने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो क्षेत्र देखेंगे विद्यार्थियों, और वो है विद्यार्थी आपके अवध। अवध कह लीजिए, चाहे आप लखनऊ कह दीजिए, दोनों बातें आपके एक ही है। सबसे पहले जानने का प्रयास करें विद्यार्थियों, अवध के अंदर विद्रोह क्यों हुआ। आप सब इस बात से अब जानकर रखते हैं, वाकिफ हो गए होंगे। हमने जब क्रांति के कारणों को हमने पढ़ा था तो उस समय हमने पढ़ा था कि डलहौजी ने एक प्रकार से अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत, अपने हड़प या विलय नीति के तहत 1856 के अंतर्गत अवध का विलय कर लिया था, कुशासन का आरोप लगाकर। जबकि अगर कुछ संदर्भ की पुस्तकों को देखेंगे, उस समय की परिस्थिति देखेंगे तो भारत का सबसे उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र अवध नजर आता है। अवध ने हमेशा ही आपके ब्रिटिशों का साथ दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वाजिद अली शाह जो अवध के शासक थे, वाजिद अली शाह, उनको हटा दिया गया और कुशासन का आरोप लगाया गया और अवध का विलय एक तरह से आपके ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। ये एक प्रकार से एक प्रत्याशित घटना थी जहां कोई संधि समझौता नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, केवल कुछ आपके फर्जी जो आपके हम कैसे रिपोर्टें तैयार की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उन रिपोर्टों का आधार बनाकर विद्यार्थियों अवध का विलय आपके ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। यह अवध के अंदर होने वाली क्रांति का प्रमुख कारण बनता है। कई किताबों में विद्यार्थियों या तारीखों को लेकर कंफ्यूजन है। जैसे कुछ किताबों के अंदर, जैसे आर्य शुक्ल किताब की ओर जाएंगे तो वहां पर हमें क्रांति की तारीख 30 मई मिलेगी, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में यहाँ की जो क्रांति की तारीख है वो आपके 4 जून मिलेगी। तो दोनों तारीखों को आप ध्यान रखें, 30 मई की भी तारीख आप ध्यान रखें और 4 जून की तारीख भी आप ध्यान रखें। यहां पर जो विद्रोह हुआ है उससे विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी और इन्हें वाजिद अली शाह की ओर से महक परी की उपाधि दी गई थी। ये सवाल साहित्य परीक्षा में पूछ लिया गया था कि महक परी उपाधि किनको दी गई है। तो जो महक परी उपाधि विद्यार्थियों आपके वो बेगम हजरत महल की। और विद्रोह करने के पीछे कारण हमने पढ़ लिया है। एक तो अवध को कुशासन का आरोप लगाकर आपके हड़प लिया गया है। दूसरा एक और भी है, हमने कल ये बात पढ़ी भी थी कि जब बहादुर शाह ने कई सारे आपके शासकों, कई सारे जमींदारों, सामंतों को पत्र लिखा है क्रांति के अंदर सम्मिलित होने में, तो उस समय नाना साहब भी प्रभावित होकर फिर उन्होंने क्रांति में सहभागिता ने अपना आप को पेशवा घोषित किया बहादुर शाह का, और उसी पत्र से प्रभावित होकर बेगम हजरत महल ने भी कहने की क्रांति के अंदर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। यहाँ पर विद्यार्थियों 30 जून को एक और आपके घटना घटित होती है। 30 जून 1857 को एक युद्ध लड़ा जाता है जिसके बारे में अक्सर आपकी चर्चा का विषय बना रहता है, चिन्हट का युद्ध। कई सारे परीक्षा में सवाल आपसे पूछ लिए हैं।
30 जून 1857 को क्रांतिकारियों और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर ब्रिटिश सरकार है उसके बीच में हमें युद्ध दिखाई देता है। और इस युद्ध के अंतर्गत विद्यार्थियों जो उस समय के जो अवध के जो कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर, इसमें दो पक्ष बन गए थे। एक तो जो अवध के जो चीफ कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, और चीफ कमिश्नर नाम था आपके हेनरी लॉरेंस। तो जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व एक प्रकार से कर रहे थे वो आपके हेनरी लॉरेंस ही कर रहे थे। और जो विद्यार्थी क्रांतिकारी नेतृत्व कर रहे थे उनमें एक तो बरकत अहमद का नाम है, नाम जरूर याद रखें थोड़े से क्योंकि ये महत्वपूर्ण युद्ध है। इसलिए जो बरकत अहमद है, बरकत अहमद के साथ में आपके विद्यार्थियों खान अली खान, ये दो विद्यार्थियों आपके क्रांतिकारी सहयोग कर रहे थे। एक हम पढ़ने विद्यार्थियों की मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था, उन्होंने यहाँ पर अपनी सैनिक सहायता दी थी। तो मैं यहाँ पर फैजाबाद की सेना भी लिख देता हूँ साथ में। इस प्रकार से आपके 3 ग्रुप बन गए थे आपके भारतीय क्रांतिकारी मोर्चे। चिनार युद्ध होता है और इस युद्ध में क्रांतिकारी जीत होती है। ये उस समय एक बहुत बड़ी घटना थी जहां भारतीय क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया। न केवल परास्त किया बल्कि हेनरी लॉरेंस इस युद्ध में मारे गए और मेजर बैंक्स, इस युद्ध के अंतर्गत हेनरी लॉरेंस भी मारे गए। और हेनरी लॉरेंस के साथ जो मेजर बैंक्स है उनकी भी आपकी हत्या हो गई थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जो चिन्हार युद्ध है भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक प्रकार से मील का पत्थर साबित हो गया, जहां पर भारतीय क्रांतिकारियों ने आपके अभूतपूर्व शौर्य का आपके एक प्रकार से प्रदर्शन किया और ब्रिटिश सरकार की जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की सेना थी उसको परास्त कर दिया। इसके बाद विद्यार्थियों अवध पर नियंत्रण रखने के लिए जो ब्रिगेडियर इंग्लिश हैं वो आते हैं। कई बार जो आपके सेना लेकर आने वाले अधिकारी होते हैं उनके बारे में पूछते हैं। जब हेनरी लॉरेंस पराजित हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उनके साथ मेजर बैंक्स मारे जाते हैं, तो उसके बाद में ब्रिगेडियर इंग्लिश अवध के अंतर्गत आते हैं और शांति स्थापना का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ब्रिगेडियर इंग्लिश भी आपके विद्यार्थी सफल हो जाते हैं। और ब्रिगेडियर इंग्लिश के बाद में एक और महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर, ब्रिगेडियर इंग्लिश का नाम आपको याद रहे नहीं तब ठीक है, लेकिन इनके बाद में जो दूसरे व्यक्ति यहाँ पर शांति स्थापना के लिए आते हैं उनका नाम है हेवलॉक। इनका नाम जरूर याद रखें आप। हेवलॉक यहाँ पर शांति स्थापना के उद्देश्य से आते हैं, यहाँ पर एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन वो भी असफल हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो हेनरी लॉरेंस भी असफल हो रहे हैं, ब्रिगेडियर आपके जो इंग्लिश असफल हो रहे हैं और इसके बाद में हेवलॉक भी असफल हो रहे हैं। इसके बाद में जब आपके बेगम हजरत महल का अवध पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया तो उन्होंने अपने जो पुत्र हैं जिनका नाम है बिरजिश कद्र, इनका नाम भी आप याद रखेंगे, जो बिरजिश कद्र है, इसे बिरजिश कद्र को विद्यार्थियों इन्होंने अपना एक प्रकार से नवाब वजीर, एक प्रकार का वली या एक प्रकार से उत्तराधिकारी, ये आने वाले समय में अवध का नवाब घोषित कर दिया। और इसी बिरजिश कद्र को लेकर भी आपकी परीक्षा में अक्सर सवाल आपके पूछ लेते हैं और बन जाते हैं। और अवध के अंतर्गत एक प्रशासनिक समिति बना दी गई जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को बराबर का आपके स्थान दिया गया। और फिर प्रशासनिक समिति ने अवध के अंतर्गत प्रशासन चलाने का काम किया। 20 सितंबर 1857 को ये हेवलॉक पुनः आते हैं। 20 सितंबर 1857 को हेवलॉक पुनः आपके अवध में आते हैं, लेकिन इस पर अकेले नहीं आते, इनके साथ उनके सहयोगी भी होते हैं, जैसे कर्नल नील हो गए, आउटरम हो गए, कूपर हो गए, आयर हो गए, जैसे बहुत सारे इसमें सैनिक आते हैं। इनमें हेवलॉक के साथ में कर्नल नील आते हैं, इसके बाद में जो आउटरम है वे आते हैं, इसके बाद में जो आपके आयर है और कूपर है। इस प्रकार से जो सैनिक पदाधिकारी हैं वो आपके हेवलॉक के साथ आते हैं। नाम याद रहे तो भी अच्छी बात है, ना रहे तो और बढ़िया बात है। लेकिन विद्यार्थी जब इतनी बड़ी सेना आती है और अवध के जो क्रांतिकारी होते हैं उनसे संघर्ष होता है, इस युद्ध में भी आपके क्रांतिकारियों की जीत होती है। कर्नल नील इसी युद्ध में मारे गए थे, तो ध्यान रखना। जब चिन्नाट का युद्ध हुआ था तो चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस और बैंक्स मारे गए थे, और जब वापस 20 सितंबर 1857 को आए थे ना, तब कर्नल नील मारे गए थे। न केवल मारे गए थे बल्कि हेवलॉक और आउटरम को तो बंदी बना लिया था, हेवलॉक भी बंदी बना लिया था और आउटरम भी बंदी बना लिया था। तो इस प्रकार से इस दूसरे युद्ध के अंतर्गत अवध में ब्रिटिश सेना पराजित हो रही है और ब्रिटिश पदाधिकारी की मृत्यु हो रही है और ब्रिटिश पदाधिकारियों को कई बार गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके बाद विद्यार्थियों जो कोलिन कैंपबेल होते हैं, ये आप जरूर नाम सुना होगा, जो कंपनी के मुख्य सेनापति थे कोलिन कैंपबेल, वो गोरखा रेजिमेंट के विद्यार्थियों मुख्य सेनापति थे जंग बहादुर। तो अब विद्यार्थियों शांति स्थापना के लिए जो अगले व्यक्ति आएंगे उनका नाम है कोलिन कैंपबेल। और कोलिन कैंपबेल गोरखा रेजिमेंट के सेनापति थे और उनका नाम था विद्यार्थियों जंग बहादुर। जंग बहादुर की सहायता से विद्यार्थी अवध पर हमला करते हैं। और सबसे पहले तो विद्यार्थियों ये उन कैदियों को रिहा कराते हैं जिनको क्रांतिकारियों ने पकड़ लिया था। नवंबर 1857 के आसपास की घटना है और छुटपुट घटनाएं चलती रहती है और अंत में जाकर
मार्च 1858 के आसपास अवध पर फिर से आपके कॉलोनी कैंपबेल के नेतृत्व वाली सेना ने अवध पर नियंत्रण स्थापित किया था। इसलिए विद्यार्थियों कई बार वो सवाल पूछते हैं कि अवध के अंतर्गत विद्रोह को दमन या विद्रोह को दबाने वाले जो सैनिक पदाधिकारी उनका नाम क्या था, तो कॉलोनी कैंपबेल ही। हम देखेंगे कानपुर के अंतर्गत ही कॉलोनी कैंपबेल ही विद्रोह का दमन करते हैं, और लखनऊ अवध के अंतर्गत कॉलोनी कैंपबेल जब गोरखा रेजिमेंट के सेनापति जंग बहादुर के साथ आते हैं तो फिर वो विद्यार्थी क्या करते हैं, आपके अवध पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। यहाँ पर मैं एनसीआर की पुस्तक का एक आपको किस्सा बताना चाहूंगा कि थॉमस जोन्स बार्कर, ये नाम जरूर याद रखेंगे, थॉमस जोन्स बार्कर, इन्होंने विद्यार्थियों एक चित्र बनाया, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, जब आप एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको चित्र मिल जाएगा, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, यानी लखनऊ में स्थापित शांति है, लखनऊ की शांति आप इसे मान लीजिए। थॉमस जोन्स बार्कर ने द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र चित्रित किया, और इस चित्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने अवध के अंतर्गत वापस अपना आधिपत्य स्थापित किया, कैसे वहां शांति स्थापित की, और उस चित्र में खूब सारे भारतीय जो विद्रोही हैं उनको मरता हुआ दिखाया गया, ब्रिटिश पदाधिकारियों को एक प्रकार से उत्साह मनाते दिखाया गया, और जो कैंपबेल और आउटरम है उनको एक प्रकार से नायक की तरह उस चित्र में चित्रित किया गया कि आउटरम और कैंपबेल ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए फिर से यहाँ पर लखनऊ पर या अवध पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार के चित्र अक्सर कंपनी सरकार आपको चित्रित करवाती थी ताकि वो क्रांति को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर सके। इस चित्र के माध्यम से कंपनी ने बताने का प्रयास किया, ब्रिटिश सरकार ने बताने का प्रयास किया कि कई न कई जो विद्रोही हैं वो अशांति के प्रतीक थे, उन्होंने जानबूझकर अशांति फैलाने का काम किया और वापिस उसे रोकने का काम ब्रिटिश पदाधिकारी ने किया, ऐसा ब्रिटिश पदाधिकारियों का मानना था। वो चीजों को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहते थे। उसके बाद में कहते हैं कि जो बेगम हजरत महल है वो नेपाल की ओर चले जाते हैं, और इस प्रकार से अवध के अंतर्गत क्रांति का दमन कर दिया जाता है। अब विद्यार्थियों जितनी सारे हमने बातें पढ़ी है, खूब सारे नाम आई उसमें, तारीख आई भी है, नाम आए हुए है, घटनाएं आई भी है। एनसीईआरटी जो पुस्तक होती है ना, वो इतनी सारी घटनाओं को आपके नहीं लेती। एनसीईआरटी के अंतर्गत आरएस मेंस के लिए बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ पर, और उसने बड़ा अच्छे तरीके से बताया भी है। वहां पर सवाल पूछा गया है कि अवध का विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, यह सवाल था। और यह सवाल विद्यार्थियों आप इन चीजों को रटकर इसका उत्तर नहीं दे सकते। अवध का विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, मान लीजिए मेंस के अंदर सवाल आ गया और अगर आप ये फैक्ट लिखने बैठ गए तो कहीं कुछ काम नहीं आने वाला। आपके फ्री में काम आ सकते हैं फैक्ट। कोई दूसरा आप जो तैयारी करते हो, मैंने कहा कि हम जो क्लास लेते हैं हर प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए सही है, आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दो या फिर मेंस जैसे प्रश्न पत्र दो, हम दोनों को लेकर चलते हैं। तो ये एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्रों के लिए अच्छा है, वहां पर चीजें पूछ सकते हैं। पर ये जो मेंस का जो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि अवध का विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, तो अंग्रेजों ने कितने भी क्षेत्रों से युद्ध के माध्यम से जीता हो, चाहे शांति समझौतों के माध्यम से जीता हो या अपने अंदर विलय किया हो, लेकिन उनकी जो कुनीति उसकी सबसे बड़ी पराकाष्ठा में अवध में दिखाई देती है। सबसे अच्छे मित्र परिशासन का आरोप लगाकर आपके क्या कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो वहां का आम जन दुखी था। इसीलिए वहां पर एक बात कही गई थी कि वाजिद अली शाह को अवध से हटाना जैसे देश से जान जा चुकी है। कई दिन घरों के अंदर चूल्हे नहीं जलाए गए उसके विरोध में, उसके दुख में। अवध के अंदर के जो तालुकदार होते हैं, एक प्रकार के जमींदार होते हैं, जागीरदार होते हैं, वो ब्रिटिशों के खिलाफ थे क्योंकि उनकी जमीनें नीलाम कर दी गई थी, उनकी जमीनें छीन ली गई थी। एक प्रकार से जो बंगाल आर्मी है उसके अधिकांश सैनिक तो अवध से लिए गए थे, तो अवध का सैनिक दुखी था। अवध का सैनिक इसलिए दुखी था कि अवध के जो सैनिक हैं उनके परिवार वाले कहीं न कहीं किसानी, मजदूरी, श्रमिक जैसे कार्य में संलिप्त थे, और अवध की ऐसी घटनाओं की वजह से जो किसान हैं, जो श्रमिक है, मजदूर सब दुखी है। और सैनिकों के साथ अन्याय किया जा रहा है, अमान्य व्यवहार किया जा रहा है, उनके वेतन और भत्तों में हमें असमानता ही नजर आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं कि अवध के जो वाजिद अली शाह उसके दरबार में कई साहित्यकार थे, कई चित्रकार थे, कई प्रकार के कलाकार थे, सब बेरोजगार हो गए। या फिर हम बात करते हैं अवध का शासक, उसे खुद को हटा दिया गया, तो उसके जो पत्नी बेगम हजरत महल और पुत्र वो कहीं ना कहीं आपके बेघर हो गए। इस प्रकार से अवध का जो हर एक वर्ग है, आम जन है, एक आपके साधारण व्यक्ति से लेकर आपके सबसे ऊपर जो बैठा हुआ आपके बेगम हजरत महल बैठी हुई है, वो सब के सब हमें असंतुष्ट नजर आते हैं। अवध ऐसा क्षेत्र बन गया था, और इसलिए अवध के अंतर्गत हर वर्ग का इस 18वें क्रांति में सहभागिता दिखाई देती है। इसलिए अवध के विद्रोह को व्यापक माना जाता है। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर कोटा की क्रांति को व्यापक माना जाता है, उसी प्रकार भारत के संदर्भ में जो अवध का विद्रोह उसको व्यापक माना जाता है। तो ये पहला हमने देख लिया अवध।
7-8 जो स्थल है उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो बाकी जो स्थल है उनमें हम देख लें कौन सा स्थल है, कहाँ उन्होंने कौन व्यक्तित्व ने क्रांति में नेतृत्व किया। बाकी जो 5-7 ऐसे स्थल जिसको हम डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो अवध मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। कंप्लीट तो क्या हुआ, परीक्षा दृष्टिकोण से कंप्लीट हो गया। किताब पढ़ते तो और भी खूब सारी बातें इसमें आपकी मिल जाएगी। अवध के बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है विद्यार्थियों आपके कानपुर। तो कानपुर के अंदर जो घटनाएं होती है उन घटनाओं को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। कानपुर की बात की जाए विद्यार्थियों, तो हमें यहाँ पर नाना साहिब का नेतृत्व दिखाई देता है। नाना साहिब के 2 प्रमुख सहयोगी थे, ज्वाला प्रसाद और मोहम्मद अली। बाद में तात्या टोपे ने भी यहाँ पर विद्यार्थियों एक प्रकार से नाना साहिब के सेनापति भूमिका निभाई थी। और हम सब जानते हैं कि जो आपके नाना साहिब है उनका इस क्रांति से जुड़ने के पीछे कुछ कारण थे। एक तो आप सबको इस बात से परिचित होंगे कि जो मराठा पेश होते बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और ब्रिटिशों की एक प्रकार से नीतियां थी कि वो दत्तक पुत्र को वेद पुत्र की सहभागिता है सहमति नहीं देते थे, उसको वेद पुत्र का दर्जा नहीं देते थे। तो जो बाजीराव द्वितीय के बाद में जो नाना साहब को जो पेंशन मिल रही थी एक प्रकार से उत्तराधिकारी के रूप में, उनकी वो पेंशन भी आपकी बंद कर दी गई। इनका जो पैतृक क्षेत्र था पूना, वहां से इनको निष्कासित कर दिया गया और कानपुर के आसपास में जगह बिठूर उत्तर प्रदेश में, वहां पर इनको रहने के लिए मजबूर किया गया। फिर उसी समय बहादुर शाह ने जब क्रांति का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने कई सारे जगहों पर पत्र लिखे, कई सारे व्यक्तित्वों को क्रांति से जुड़ने के लिए आह्वान किया। तो उन सारी घटनाओं के इर्द गिर्द आपके नाना साहिब ने भी क्रांति के अंतर्गत आपके एक प्रकार से कह सकते हैं सहभागिता सुनिश्चित की। और कुछ तो आपके इतिहासकार कुछ तथ्य कुछ साक्ष्य इस बात से भी सहमत है कि इन्होंने पहले से ही क्रांति के अंतर्गत सहभागिता रखने की आपकी सुनिश्चितता कर दी थी। और अपने जो मंत्री अजीमुल्लाह उनको तो एक प्रकार से क्रांति के संदर्भ में चर्चा करने के लिए, संगठन बनाने के लिए रंगाजी बापू गुप्ते के पास भेजा था। वो एक अलग आपके परिदृश्य है जिसकी चर्चा हमने की थी। तो कानपुर है उसके अंदर भी विद्यार्थियों जो क्रांति है 4 जून को होती है। तो जो कानपुर है, इस कानपुर की अगर आप तारीख याद रखना चाहो, वैसे तो कहीं नहीं पूछेंगे, तो यहाँ पर विद्यार्थियों 4 जून 1857 और जो प्रमुख नेतृत्व करता है उनका नाम विद्यार्थी नाना साहिब। वैसे इनका नाम मूलतः नाना साहिब नहीं था, दोंदू पंत था और नाना साहिब के रूप में चर्चित और आपके लोकप्रिय हुए हैं। और जो इनके जो सहयोगी थे उनका थोड़ा सा नाम याद रख लेना। एक तो आपके ज्वाला प्रसाद है जिन्होंने सबसे पहले यहाँ क्रांति की थी, और दूसरे का नाम था विद्यार्थियों आपके मोहम्मद अली। और बाद में जो उनके सेनापति की जो भूमिका निभा रहे थे उनका नाम था विद्यार्थियों तात्या टोपे। हमने तात्या टोपे के बारे में विस्तृत चर्चा की जब हम राजस्थानी क्रांति पढ़ रहे थे। हमने वहां देखा था कि इनका मूल नाम तात्या टोपे नहीं है, रामचंद्र पांडुरंग है। इन्होंने एक प्रकार से कानपुर के अंदर भी सहभागिता सुनिश्चित की है। और इसके साथ में इन्होंने, जब हम देखेंगे आपके झांसी के अंतर्गत क्रांति, तो वहां भी उन्होंने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। और राजस्थान के अंतर्गत तो ये आपके प्रसिद्ध रही है और उनको हम अलग से डिटेल्स हमने पहले से पढ़ लिया। विद्यार्थी जैसे ही आपके क्रांतिकारियों का इस प्रकार से आपके आंदोलन हुए, क्रांतिकारियों ने छावनी को लूटा, शस्त्रागार को लूटा, खजाने को लूटा, और जब स्थिति बेकाबू हुई तो विद्यार्थियों एक प्रकार से नाना साहिब ने अपना आपको बहादुर शाह का एक प्रकार से पेशवा घोषित कर दिया। और उसके बाद में 26 जून 1857 के आसपास, 26 जून 1857 को विद्यार्थी क्या हुआ कि यहाँ के जो प्रमुख ब्रिटिश पदाधिकारी व्हीलर, उन्होंने क्रांतिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से कानपुर के अंदर एक समय ऐसी स्थिति आई कि जो क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों का आपके नियंत्रण हो गया। यहाँ पर एक विशेष घटना घटती है विद्यार्थियों, 27 जून को जो जितने ब्रिटिश पदाधिकारी हैं उनको यहाँ से निष्कासित करने का आपके सोचा गया। एक स्थान है विद्यार्थियों सतीचौरा, उत्तर प्रदेश में है। और जो सतीचौरा स्थान है, सतीचौरा स्थान से निर्णय लिया गया कि जो कानपुर में सतीचौरा स्थान वैसे तो, और यहाँ से जितने ब्रिटिश पदाधिकारी हैं जिनको बंदी बनाया गया है, अब इन सबको यहाँ से इलाहाबाद भेज दिया जाएगा ताकि जो कानपुर के आसपास क्षेत्र में आपकी क्रांतिकारियों का नियंत्रण स्थापित हो जाए। और जब इनको मार्ग से भेजा जा रहा था, स्थल मार्ग से, तो उस समय जो भीड़ है क्रांतिकारियों को बेकाबू होगी और उस भीड़ ने बिना किसी आज्ञा के और एक प्रकार से वो अनियंत्रित भीड़ ने इन सभी ब्रिटिश पदाधिकारियों पर हमला कर दिया, इनको मौत के घाट उतार दिया। इस समय विद्यार्थियों नाना साहब ने क्या किया, एक विशेष आदेश पारित किया, एक आज्ञा पारित की कि जो बेकाबू भीड़ है उनसे किसी तरह जो बच्चे और स्त्री हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि वो तो निर्दोष है। एक प्रकार से जो बच्चे हैं और जो स्त्रियां हैं उनको बचा लिया जाए, और उनको बचाया भी गया। और एक स्थान है बीबीगढ़, कई सारी किताबों में स्थान बड़ा आपकी चर्चा बना हुआ है। बीबीगढ़ में उन स्त्रियों और बच्चों को आपके सुरक्षित पहुंचा दिया गया, लेकिन भीड़ तो उत्तेजित है और भीड़ के कोई चेहरा नहीं होता है, फिर वो किसी की सुनती भी नहीं है, किसी की आज्ञाओं का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। और हमारे क्रांतिकारी को वैसे भी रोष था, तो बीबीगढ़ के अंदर जो सुरक्षित स्त्री और बच्चे हैं उनको भी फिर बाद में मौत की घाट उतार दिया गया।
उस समय क्रांतिकारी को रोकना मुश्किल था और क्रांतिकारी को सही लगा उन्होंने वही किया, क्योंकि क्रांतिकारी पक्ष ये भी कहता है कि ब्रिटिशों ने भी हमारे निर्दोष बच्चों और स्त्रियों को मारा है, तो अब ये जो प्रत्युत्तर हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ब्रिटिशों की है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी ये घटनाएं हुई थी। इसके बाद विद्यार्थियों जो आउटरम है, अभी हमने पढ़ा था आउटरम के बारे में, लखनऊ के अंतर्गत उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति नाना साहब को पकड़ेगा उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, यानी 1 लाख रुपए का इनाम। जिस व्यक्तित्व पर आपकी घोषणा की गई थी वो थे नाना साहब। 1857 नवंबर 1817 विद्यार्थियों जो विंडहम है, दूसरे ब्रिटिश पदाधिकारी है विंडहम, ये भी नाम थोड़ा सा याद रहे तो ठीक है, वरना आप कोई दिक्कत नहीं है। जो विंडहम है वो नवंबर 1857 के अंतर्गत आपके कानपुर आए ताकि कानपुर के अंदर होने वाली इस क्रांतिकारी घटनाओं का दमन किया जा सके, इसे रोका जा सके। ये भी असफल हो गई। फिर दिसंबर 1857 में अंत में जाकर जो आपके कैंपबेल है, जिन्होंने आपके अभी हमने पढ़ा था जो आपके अवध है, उस अवध के अंतर्गत क्रांति का दमन किया था कॉलिन कैंपबेल, इन्हीं के नेतृत्व में एक सेना ही दिसंबर 1857 के आसपास, और जो आपके क्रांतिकारी तो परास्त हो गए और कहते हैं कि नाना साहब फिर आपके नेपाल की ओर चले गए, जिस तरफ आपकी बेगम हजरत महल गई है, बेगम हजरत महल में नेपाल की ओर चली जाती है अंत में, और नाना साहब फिर आपके नेपाल की ओर चले जाते हैं और कानपुर पर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व वाली सेना ने फिर से अधिकार कर लिया। ध्यान रखना है, अवध के अंतर्गत विद्रोह को दमन करने वाले भी आपके कॉलिन कैंपबेल है, और जो आपके कानपुर है वहां पर भी आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तो नियंत्रण करने वाले, क्रांति दमन करने वाले वो भी आपके कॉलिन कैंपबेल है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब नाना साहब का कानपुर नियंत्रण था तो उस समय उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ सुधार किए, कुछ कार्य किए प्रशासनिक। जैसे उन्होंने सबसे पहले काम यह किया कि एक हुलास सिंह थे, हुलास सिंह को विद्यार्थियों कानपुर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। जब कोई भी आपके हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी किसी क्षेत्र पर नियंत्रण होता है तो फिर वो प्रशासनिक चीजों को ढंग से स्थापित करने की कोशिश करता है। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह ने किया, अवध के अंतर्गत बेगम हजरत महल ने किया, ठीक वैसे ही आपके जो हुलास सिंह है उनको मुख्य न्यायाधीश बनाए गए विद्यार्थियों आपके कानपुर के अंतर्गत। और जो एक मुल्ला नामक व्यक्ति है उनको विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी गई कि जहां जहां पर मुल्ला खां, जहां जहां पर हमारी सेना लड़ रही है उस सेना तक रसद सामग्री बिना किसी बाधा के पहुंच सके, ये जिम्मेदारी मुल्ला खां को दी गई। और एक अदालत गठित कर दी गई थी 3 व्यक्तियों के नेतृत्व में, अजीमुल्ला, एक आपने ज्वाला प्रसाद और इसके बाद बाबा साहिब। तो बाबा साहिब, अजीमुल्ला और ज्वाला प्रसाद के नेतृत्व में दीवानी अदालत भी गठित कर दी गई, और इस प्रकार से एक प्रशासनिक संगठन बनाए गए आपके नाना साहिब की ओर से, ताकि कानपुर के अंतर्गत लंबे समय तक क्रांतिकारी नियंत्रण बना रहे। एक विद्यार्थी यह ध्यान रखना है, अज्जी जन, कुछ किताबों में अज्जी जन भी आता है, कहीं पर आपके अज्जी जान भी आता है। ये एक महिला है और इस महिला ने विद्यार्थियों कहते हैं कानपुर के अंतर्गत क्रांतिकारी जब लड़ते थे तो उनके हौसला अफजाई करती थी, उनके पास संसाधनों की आपके सुनिश्चितता करती थी, रसद आपूर्ति करती थी, जैसे छोटे मोटे काम करके वो आपके क्रांतिकारी हौसला बढ़ाने का काम करती थी। तो अज्जी जन या अज्जी जान नामक महिला का संबंध विद्यार्थियों में कानपुर से नजर आता है। तो इस तरह से आपके लखनऊ यानी अवध और अवध के बाद विद्यार्थियों में जो कानपुर का जो विद्रोह नजर आता है वो कुछ इस तरह से आपके है। अब अगला जो यहाँ पर जो प्रमुख स्थल हमें नजर आएगा विद्यार्थी वो है झांसी। तो झांसी को हम देखते हैं कि वहां किस प्रकार से आपके क्रांति का प्रारंभ हुआ है। झांसी की अगर बात की जाए तो झांसी के अंतर्गत हमें क्रांति का नेतृत्व करते हुए रानी लक्ष्मीबाई का नाम नजर आता है। लेकिन विद्यार्थियों, रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरकार इस क्रांति में अपनी सहभागिता क्यों की, क्या उन्होंने इसमें क्रांति के अंदर भाग क्यों लिया? तो अगर हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करें तो लक्ष्मीबाई है, इनका प्रारंभिक नाम हमें मणिकर्णिका या फिर एक लोकप्रिय नाम मनु नजर आता है। वाराणसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हो चुका था और 1853 के आसपास जब आपके गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो उनके पुत्र होते हैं, दत्तक पुत्र होते हैं दामोदर राव। दामोदर राव को ब्रिटिश अपनी नीतियों के अनुरूप वेद पुत्र नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी एक वो प्रथा चल पड़ी थी, उनकी एक वो नीति चल पड़ी थी कि गोद लिए हुए पुत्र को ब्रिटिश नीति या ब्रिटिश साम्राज्य एक प्रकार से मान्यता नहीं देगी, और फिर जो रियासत होगी उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य विलय कर लिया जाएगा। तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव को एक प्रकार से उत्तराधिकारी घोषित करना चाहती है, लेकिन ब्रिटिश हैं जो उस समय के जो गवर्नर है डलहौजी है, वो अपनी नीति के तहत, विलय नीति के तहत, हड़प नीति के तहत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, उस नीति के तहत वो उसे आपकी मान्यता नहीं देते हैं। और इस बात से कहीं ना कहीं आपकी रानी लक्ष्मीबाई दुखी थी। रानी लक्ष्मीबाई के संबंध हमें नाना साहिब से भी नजर आता है, और एक प्रकार से जो नाना साहिब है वो इन्हें धर्म की बहन ही मानते थे, और छबीली बहन ये जो नाम है रानी लक्ष्मीबाई को नाना साहिब ने दिए है।
नाना आपके साहिब है जिनका संबंध हमें कानपुर से नजर आता है और उन्हीं से आपके जुड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई नजर आ रही है। रानी लक्ष्मीबाई के लिए विद्यार्थियों महल परी उपाधि भी काम में ली जाती है। हमने एक नाम पढ़ा था महक परी, नाम थोड़े से एक जैसे नजर आते हैं। बेगम हजरत महल के लिए महक परी नाम आता है और रानी लक्ष्मीबाई के लिए महल परी शब्द आपका काम लिया जाता है। लेकिन ये हम सारी बातें पढ़ते हैं किताबों में, कई ग्रंथों में, कई गाइडों में, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब 4 जून 1857 को झांसी के अंतर्गत क्रांति का श्री गणेश हुआ, क्रांति की शुरुआत हुई, तो वहां सबसे पहले जो भूमिका निभाई थी बख्शीश अली ने निभाई थी। तो जो झांसी का क्षेत्र है जहां हम क्रांति पढ़ेंगे, वहां क्रांति की शुरुआत वैसे 4 जून 1857 को हुई। अगर आप देखेंगे अवध के अंदर भी हमें 4 जून नजर आ रही है, कानपुर के अंदर भी हमें 4 जून नजर आ रहा है और झांसी के अंदर भी हमें 4 जून नजर आ रहा है। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पर जो बख्शीश अली हैं, बख्शीश अली ने विद्यार्थियों को कुछ ब्रिटिश पदाधिकारियों की हत्या कर दी और झांसी के अंतर्गत आपके क्रांति का सूत्रपात किया। बख्शीश अली की इस कार्यवाही से ही आपके एक प्रकार से उत्तेजित होकर मुबारक अली, थोड़े से नाम आएंगे यहाँ पर आपके। नाम हमें क्यों याद रखना है, कई बार जो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न पत्र होते हैं वहां कई सारे नाम दे दिए जाते हैं और फिर आप पूछते हैं कि इन क्रांतिकारियों के संबंध किस क्षेत्र से है, उस दृष्टिकोण से नाम याद रखना है। हालांकि मेंस में कहीं आपके नाम नहीं पूछे जाएंगे। मुबारक अली ने क्या किया, विद्यार्थी ब्रिटिश पदाधिकारी थे जिनका नाम था आपके मेजर केसर, उनकी हत्या कर दी। तो मेजर केसर को मौत के घाट उतारने का काम विद्यार्थी आपके मुबारक अली ने किया था। तो हम देखते हैं जो शुरुआती घटनाएं हैं बख्शीश अली कर रहे हैं और बख्शीश अली के बाद में जो मुबारक अली है वे एक प्रकार से आपके मेजर केसर की आपकी हत्या कर देते हैं। इसीलिए पीजी स्कॉट उन्होंने कहा था कि झांसी के अंतर्गत क्रांतिकारी एक प्रकार से कह सकते हैं उस हद तक आपके पागलपन की हद तक गुजर चुके हैं जहां वो ब्रिटिश पदाधिकारी ढूंढ ढूंढ कर हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन जो ये ब्रिटिश पदाधिकारी की हत्याएं हो रही है उसकी जिम्मेदारी भी एक प्रकार से ब्रिटिशों की थी। उन्होंने बड़े ही एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से झांसी को हड़प लिया था। कोई तुक नजर नहीं आता। जहां दामोदर राव को वहां की आम जन रानी लक्ष्मीबाई अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहती है, वही अपनी हड़प नीति से ग्रसित होकर डलहौजी ने झांसी को ही लूट लिया था। तो जब किसी क्षेत्र को इस प्रकार से बिना वहां की लोगों की सहमति से लूटा जाता है, विलय किया जाता है, तो जाहिर सी बात उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। और ऐसी प्रतिक्रिया हमें अवध में भी देखने को मिली और कानपुर के अंदर भी देखने को मिली थी। इसके बाद में विद्यार्थियों एक हवलदार थे आपके जिनका नाम था आपके गुरुदास। गुरुदास ने विद्यार्थियों जो झांसी का जो आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो खजाना है, जो शस्त्रागार है, उसे लूटने का प्रयास किया। और गुरुदास की इस घटना के बाद में जो आपके दो विशेष तौर से रानी लक्ष्मीबाई के जो सहयोगी थे, रिसालदार काले खां और एक तहसीलदार थे आपके मोहम्मद अली, इन दोनों ने झांसी के किले पर हमला कर दिया था। तो और कोई नाम आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये दो जरूर नाम याद रखना, एक तो काले खां और इनके साथ थे विद्यार्थियों आपके मोहम्मद हुसैन। तो जो काले खां और मोहम्मद हुसैन है, इन्होंने आपके झांसी के दुर्ग पर हमला किया था, तो इसलिए हमें यह नाम याद रखना है। ये दोनों सहयोगी थे आपके रानी लक्ष्मीबाई के। और जैसे झांसी के दुर्ग पर हमला किया तो 14 जून के आसपास फिर आपकी रानी लक्ष्मीबाई को एक प्रकार से क्रांतिकारी नेता ही घोषित कर दिया जाता है और मैं झांसी नहीं दूंगी इस नारे के साथ में आपके रानी लक्ष्मीबाई भी आपकी क्रांति में शामिल हो जाती है। एक यहाँ पर झांसी के अंतर्गत एक और नारा बड़ा प्रसिद्ध होता है कि खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का। खल का मतलब हो गया जो पूरा विश्व है ये खुदा का है, जो मुल्क है वो बादशाह बहादुर शाह का है, और जो झांसी के अंदर जो हुक्म चलेगा, जो आदेश चलेगा, जो आज्ञा होगी वो रानी लक्ष्मीबाई की चलेगी। तो इस प्रकार की भी हमें थोड़ी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं छुपे हुए प्रश्न आपके आ जाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों एक और आपके रानी लक्ष्मीबाई के हमें सहयोगी नजर आते हैं, मोहम्मद घोष, मोहम्मद गुलाम घोष। तो जो गुलाम घोष है, इन्होंने एक वीरता कार्य किया। जो ब्रिटिश तोपखाना है, उस ब्रिटिश तोपखाने को इन्होंने उड़ा दिया और इसी बात से रानी लक्ष्मीबाई इतनी आपके प्रसन्न हुई और एक प्रकार से जो वीरतापूर्वक कार्य किया गुलाम घोष ने, उसका इनाम के रूप में फिर कहते हैं कि सोने का कड़ा गुलाम घोष को आपके दिया गया था। गनगर्ज, ये एक नाम थोड़ा सा याद रखिए, गनगर्ज ये झांसी की जो सेना है उसकी एक तोप का नाम है, गनगर्ज। तो इस प्रकार से गुलाम घोष भी हमें क्रांतिकारी के साथ जुड़ते नजर आते हैं। तो गुलाम घोष, बख्शीश अली, मुबारक अली, मोहम्मद हुसैन, काले खां, ऐसे खूब सारे नाम है जो हमें यहाँ से आपके जुड़ते नजर आते हैं। अब विद्यार्थियों अप्रैल 1858 के आसपास झांसी के अंतर्गत स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हीरोज आते हैं और ये नाम बड़ा प्रसिद्ध है। हीरोज आते हैं और उन्होंने झांसी के अंतर्गत जो क्रांतिकारी है उनका दमन करने की शुरुआत की। और सबसे पहले जब उनकी भिड़त गुलाम घोष से होती है
तो गुलाम घोष हीरो से लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, झांसी के अंतर्गत विद्रोह को दमन करने का काम जो ब्रिटिश पदाधिकारी करेगा उसका नाम है मेजर हीरोज। जैसे हमने कॉलोनी कैंपबेल का नाम सुना था अवध के संदर्भ में, कानपुर के संदर्भ में, वैसे ही हमें यहाँ एक और नाम नजर आता है विद्यार्थी हीरोज। और हीरोज से लड़ते हुए विद्यार्थियों हम देखते हैं कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई जी आपकी झांसी की तरफ पराजित हो जाती है और पराजित होने के बाद में जिस स्थान पर जाती है उसका नाम है कालपी, मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह हुई, जैसे वो कालपी जाते हैं तो उनकी मुलाकात तात्या टोपे से होती है। राजस्थान संदर्भ में पढ़ रहे थे क्रांति को तो बड़े हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। तात्या टोपे जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था और इन्होंने विद्यार्थियों कानपुर के अंतर्गत एक प्रकार से नाना साहेब के सेनापति भूमिका निभा चुके थे और वहां से फिर आपकी ये सैनिक गतिविधियों और क्रांतिकारी गतिविधियों बढ़ गए थे। तो कालपी के अंतर्गत विद्यार्थी रानी लक्ष्मीबाई का जो सहयोग करने वाले व्यक्तित्व है वो है आपके तात्या टोपे। लेकिन तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई इन दोनों की जो संयुक्त सेना है उस संयुक्त सेना को भी कालपी के अंतर्गत ये हीरोज पराजित कर देते हैं। तो पहले झांसी के अंदर पराजित होते हैं, उसके बाद कालपी के अंदर पराजित होते हैं, इसके बाद में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे विद्यार्थियों आपके ग्वालियर की ओर चले जाते हैं। हम सबको पता है ग्वालियर के उस समय जो आपके सिंधिया परिवार है उनका अधिकार था। जो सिंधिया सेना है उनको रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे पराजित कर देती है। ये बहुत बड़ी घटना थी कि जो तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने उस समय सबसे बड़े एक प्रकार से कह सकते राजघराना तो सिंधिया जो सेना है उसको पराजित कर दिया और ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर गया। लेकिन अभी हीरोज आपके तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई का पीछा ही करते हुए आपके ग्वालियर दुर्ग में आ जाते हैं और फिर से ग्वालियर दुर्ग के अंतर्गत विद्यार्थियों तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष हीरोज से होता है। और 18 जून 1858 ये थोड़ी सी तारीख महत्वपूर्ण हुआ। 18 जून इसको तो आप थोड़ा याद रख लेना भाई। 18 जून 1858 मेजर हीरोज की सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। जहां पर हम देखते हैं इस क्रांति में हमें पुरुष प्रधान नजर आता है, अधिकतर जो नेतृत्व करता है पुरुष ही आते हैं। वहां पर हमें कुछ महिलाओं के नाम भी नजर आई। अवध के अंतर्गत बेगम हजरत में अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति करने के लिए आपका संघर्ष किया था। वैसे ही संघर्ष विद्यार्थियों झांसी के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई ने किया। एक हमारे लिए क्रांतिकारी रूप में स्वर्णिम हस्ताक्षर रहे हैं और कहीं ना कहीं हीरोज ने भी स्वीकार किया था कि क्रांतिकारियों में मर्द की तरह लड़ने वाली जो एकमात्र में व्यक्ति नजर आती है वो रानी लक्ष्मीबाई है। क्रांतिकारियों में लड़ने वाले अकेले मर्द, ये जो बात है विद्यार्थी हीरोज ने कही थी। जब कोई विरोधी इस प्रकार से तारीफ करता है किसी क्रांतिकारी की तो आप सोच सकते हो कि उस समय उसने किस कठिन परिस्थितियों में अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी होगी। जो विंसेंट स्मिथ है वो भी कहते हैं कि जितने भी क्रांतिकारी दौरान नेता दिखाई देते हैं उनमें सबसे योग्य जो नेतृत्व करता है वो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को महिलाओं का भी सहयोग मिला था और वो महिला तो आपके क्रांतिकारी, एक का नाम है मंद्रा और एक का नाम है आपके काशी। ये दो महिला आपके क्रांतिकारी हैं, उनका भी आपके रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग मिला है। और रानी लक्ष्मीबाई इस प्रकार से हमारे इतिहास में अमर हो चुके हैं और इन पर लिखी वो कविता की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता की रचना की थी और हम बाल्यकाल से ये कविता पढ़ते आ रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी ने भी एक उपन्यास लिखा था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना क्योंकि सुभद्रा कुमारी वाला सवाल तो खूब बार पूछ लिया गया है। तो क्या बताइए वृंदावन लाल वर्मा जी वाला सवाल पूछ लिया आपसे। इसके बाद में तात्या टोपे जब पराजित हो जाते हैं यहाँ पर तो वो तो राजस्थान की ओर आ जाते हैं और राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों आगे बढ़ाते हैं। क्रांति के संदर्भ में हम देखते हैं कि वो जागीरदार जो आपके हैं मान सिंह के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़े जाते हैं और 18 अप्रैल 1859 को फिर तात्या टोपे को भी यहाँ पर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं झांसी में कैसे विद्यार्थियों कुछ सामान्य से जो सैनिक हैं उन्होंने क्रांति की शुरुआत की, फिर उसका नेतृत्व आपके रानी लक्ष्मीबाई ने किया और फिर उससे नेतृत्व में आपके तात्या टोपे भी जुड़े और अंत में विरोध से लड़ते हुए बड़ी वीरता से लड़ते हुए अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। और तात्या टोपे फिर आपके राजस्थान की ओर आए, फिर वो भी आपके संघर्ष करते हुए विश्वासघात के कारण वो भी आपके एक प्रकार से फांसी के तख्त पर झूल गए। इस तरह से आपकी झांसी के अंतर्गत हमें क्रांतिकारी गतिविधियां 1857 क्रांति के संदर्भ में दिखाई देती है। हमने अवध को पढ़ा, हमने कानपुर को पढ़ा, हमने झांसी को पढ़ा, तो कितने सारे फैक्ट आए हुए हैं, कितने सारे नाम हैं, कितनी सारी तारीखें हैं, कितनी सारी घटनाएं हैं। इनको रटे नहीं, इनको 4-5 बार आप पढ़ोगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। रटने की कोशिश मत करना। यहाँ में एक चीज और बताना भूल गई आपके, सिंधिया परिवार के अंदर ही एक वित्त सचिव या प्रकार के वित्तीय कर्मचारी भूमिका निभा रहे थे अमरचंद बांटिया, मूल थे बीकानेर के निवासी थे।
जब ये संघर्ष कर रहे थे ग्वालियर के अंदर के तात्या टोपे और आपके अध्यक्ष भाई, तो उस समय इनकी आर्थिक रूप से मदद करने वाले जो व्यक्तित्व है वो है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया ने कहते अपनी सारी संपत्ति क्रांतिकारी को दान करती थी इस क्रांति में। इसलिए अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर से था और 1858 में इनको भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आप क्योंकि मिलता है यहाँ से, हालांकि हमने अमरचंद भाटिया की अलग से बात कर ली राजस्थानी क्रांति में, लेकिन क्योंकि पॉइंट जुड़ रहा है, चीजें आपस में इंटरलिंक हो रही, तो मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अगला जो हमारा स्थान है वो है विद्यार्थियों आपके इलाहाबाद है। आप देखोगे अधिकतर स्थान हमें उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में नजर आते हैं, और इलाहाबाद के अंदर जो क्रांति होती है 6 जून 1857 को, और यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व करता है उनका नाम है विद्यार्थियों आपके लियाकत अली। अधिकतर अब सामान्य से जो छोटे छोटे स्थल है उनको पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको याद रखने की कोशिश नहीं करनी है। मौलवी लियाकत अली, इन्होंने आपके इलाहाबाद के अंतर्गत क्रांति का नेतृत्व किया। 11 जून 1857 को एक कर्नल नील सेना लेकर आए, और कर्नल नील ने फिर आपके इलाहाबाद के अंतर्गत क्रांति का दमन किया। अब आप ध्यान रखना है कि वनडे एग्जाम के लिए स्थान महत्वपूर्ण होते हैं, तारीख महत्वपूर्ण होती है, नेतृत्वकर्ता महत्वपूर्ण होते हैं, और उससे क्रांति का दमन करने वाले अधिकारी के बारे में पूछ लेते हैं। तो हमने बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि भाई जैसे फिरोज का नाम याद रखना झांसी के संदर्भ में, कर्नल नील का नाम याद रखना इलाहाबाद के संदर्भ में, कॉलोनी कैंपबेल का नाम याद रखना आपके अवध और कानपुर के संदर्भ, उन्होंने क्रांति का दमन किया था। कहते हैं कि लियाकत अली को बादशाह की ओर से इलाहाबाद का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि इलाहाबाद में सूबेदार की नियुक्ति बहादुर शाह ने किसकी की थी विद्यार्थियों आपके लियाकत अली की थी। ये जो कर्नल नील है ये कहते हैं कि इलाहाबाद खजाना लूट लेते हैं, लगभग 30 लाख रुपए लूट लेते हैं, फिर ये कानपुर की ओर चले जाते हैं, और वहां पर भी कुछ समय के लिए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। अंत में ये फिर कहते हैं दक्षिण की ओर चले जाते हैं, जब कानपुर के अंतर्गत ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया था, फिर ये लियाकत अली आपके दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं, वहां पकड़े जाते हैं, और पकड़ने के बाद इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया जाता है। एक प्रकार से काले पानी की सजा हम कह सकते हैं इसको। तो इलाहाबाद के अंतर्गत लियाकत जी ने आपके क्रांति का नेतृत्व किया। इसके बाद में जो जिसके बारे में आरएस के अंदर सवाल पूछ लिया गया है, जगदीशपुर स्थान है आरा बिहार के अंदर। तो यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व है, और क्रांति नेतृत्व करने वाले जमींदार थे विद्यार्थी कुंवर सिंह। 12 जून 1857 तारीख याद रहे तो ठीक है, वरना तो कोई नहीं, एक दो बार पढ़ोगे दिमाग बैठ जाएगी। वैसे 18 जून 1857 को, और यहाँ पर जो नेतृत्व करने वाले हैं वो कुंवर सिंह है, 80 वर्ष के जमींदार थे। क्यों किए थे क्रांति नेतृत्व? ब्रिटिशों ने इनके जो जागीर है, जो इनकी जमीनें उनको जब्त कर लिया था, इसलिए कुंवर सिंह ने विद्यार्थी जमींदार कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के अंतर्गत क्रांति का नेतृत्व किया था। विंसेंट आयर जो है एक प्रकार से ब्रिटिश पदाधिकारी हैं, उन्होंने जल्द ही आपके जो जगदीशपुर है उस क्षेत्र पर फिर से अपना नियंत्रण कर लिया था। लेकिन कुंवर सिंह के बारे में ध्यान रखना है, उन्होंने 3 ब्रिटिश पदाधिकारी को परास्त किया था। 80 वर्षीय एक आपके क्रांतिकारी, हम कह सकते हैं कि 80 वर्ष के अंतर्गत स्वास्थ्य उस तरह से नहीं होता है, शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता उस तरह से नहीं होती है कि आप एक सेना का नेतृत्व कर सको। लेकिन इन्होंने तो जैसे आपके मिलमैन, इसके बाद में आपके डेक्स और मार्कर जो आपके ब्रिटिश सेनापति थे, उनकी आपके सेनाओं को परास्त किया था। नाम थोड़े से हैं यहाँ पर, मिलमैन हो गए, इसके बाद में आपके डेक्स हो गए, और मार्कर डेक्स और मिलमैन। 1858 में अलग अलग युद्धों के अंतर्गत इन तीनों ब्रिटिश सेनाओं को उन्होंने परास्त किया था, इनके सेनापति को परास्त किया था। जब इनसे संघर्ष कर रहे होते हैं तो उनका एक हाथ जख्मी हो जाता है, और उस हाथ की वजह से उनका पूरा शरीर भी जख्मी होने की संभावना बनती है। तो उस समय उन्होंने क्या किया, बड़ी वीरता का कार्य किया, और उन्होंने अपने हाथों से अपने एक हाथ को काट लिया और गंगा नदी के अंदर बहा दिया, और कहा कि मेरी ओर से एक गंगा नदी को अर्पित। तो इस प्रकार से ये काम भी विद्यार्थियों में जो आपके कुंवर सिंह है उनको द्वारा करता हुआ नजर आ रहा है। 1858 उनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद में जो अमर सिंह है, अमर सिंह ने इससे जगदीशपुर के अंतर्गत फिर क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। तो कुंवर सिंह के बाद में जो व्यक्ति यहाँ पर नेतृत्व करता है उनका नाम है आपके अमर सिंह। विंसेंट आयर और विलियम टेलर ने अंतिम रूप से जगदीशपुर के अंतर्गत शांति स्थापित की थी। एक तो विंसेंट आयर। कई बार क्या होता है विद्यार्थी ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्रांति का दमन किसने किया? तो विंसेंट आयर और विलियम टेलर। विंसेंट आयर और विलियम टेलर, इन दोनों ने आपके यहाँ पर फिर जगदीशपुर के अंतर्गत क्रांति का दमन करने का आपके कार्य किया। तो इस तरह से हमने 5 स्थलों को पढ़ा, मोटे मोटे रूप से 5 स्थलों की हमने डेट पढ़ी, वहां नेतृत्व करता है वो पढ़े, उस समय कौन कौन सी घटनाएं वो पढ़ा,
और अंत में उन स्थानों पर आपके दमन करने का हम किस सेनापति ने क्या देखा। जैसे अगर हम संक्षिप्त रिकॉल करें इसको, तो जो आपके अवध है तो बेगम हजरत महल और क्रांति के दमन करने वाले कॉलोनी कैंपेन, कानपुर नाना साहिब क्रांति के दमन करने वाले कॉलोनी कैंपेन, झांसी रानी लक्ष्मीबाई और क्रांति के दमन करने वाले हिरोज, फिर इलाहाबाद वहां पर क्रांति करने वाले लियाकत अली और एक प्रकार से वहां पर जो आपके कर्नल नील ने क्रांति का दमन किया, और जगदीशपुर यहाँ पर पहले कुंवर सिंह फिर आपके अमर सिंह और क्रांति का दमन करने वाले विंसेंट अय्यर और विलियम टेलर, इन्होंने वहां पर क्रांति का दमन किया। मोटे मोटे रूप से जो घटनाएं हैं मैंने आपको सारी बता दी है। तो 5 ऐसे स्थल हैं, अभी भी 2 स्थल और है जो थोड़े से बड़े हमें नजर आते हैं। उसके बाद में जो हमारी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम एक तरफ हम स्थान को देख लेंगे, तारीख देख लेंगे और वहां पर जो नेतृत्व करता उनके नाम देख लेंगे। अधिकतर जो आपके सवाल हैं यहीं से बनते हैं। फिर भी जो छोटे मोटे और भी स्थल हैं उत्तरी भारत के, पूर्वी भारत के, कुछ स्थल दक्षिणी भारत के भी हैं, कम से कम 20-25 नाम और हैं स्थानों के, उनको भी हम अगली क्लास में लेने का प्रयास करेंगे। मेंस में अगर यहाँ से कोई सवाल आएगा तो कोई संबंधित एक व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ लेंगे, जैसे कुंवर सिंह के बारे में पूछा गया था एक बार, जैसे लक्ष्मीबाई के बारे में पूछ ले, या फिर आपके नाना साहब के बारे में पूछ ले, बेगम हजरत महल के बारे में पूछ ले, या कोई सामान्य से बड़ा सवाल बना दे 1857 क्रांति का विस्तार भारत में किस तरह हुआ, या 1857 क्रांति के प्रमुख स्थलों की चर्चा करें, प्रमुख केंद्रों की चर्चा करें, तो वहां पर एक हमें बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है। वरना व्यक्ति विशेष से वो आपके सवाल वहां से पूछ सकते हैं। तो जो पढ़ाई है उसको अच्छी तरीके से पढ़े, खूब सारे फैक्ट आ गए आज, उनको बार बार रिवाइज करें, बार बार उन पर चिंतन करें, तो चीजें आपको याद रहेगी, सरलता रहेगी। अगले बार टॉपिक जो बच गई स्थल है उनकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।